हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल एडेड अब मेरी बारी -H5P में स्वागत है। और मैं 9th का मैथ सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें हमने पिछले क्लास में प्रश्नावली 1.5 का फर्स्ट पार्ट हल कर लिया है। उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे, जिसको मैं सेकंड पार्ट में लेकर आया हूँ, दूसरे भाग में लेकर आया हूँ। और दोस्तों, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट तक बने रहेंगे तभी जाके ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, या 9th के सिलेबस को आप और बेहतर से सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर लगे कि आपको आपके जैसे और भी आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनको भी आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसका व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रिय छात्रों, मैं आपको बता दूं कि इसका कोई अंतर्विरोध है ही नहीं। कोई अंतर इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, नहीं है। क्योंकि क्योंकि जब हम किसी उपकरण की सहायता से जब हम किसी उपकरण की सहायता से किसी वृत्त की परिधि या व्यास को हम मापते हैं, तो हमें केवल एक सन्निकट परिमेय 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 मान ही प्राप्त होता है। इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब हम किसी उपकरण की सहायता से किसी वृत्त की परिधि या व्यास को हम मापते हैं, तो हमें केवल एक सन्निकट परिमेय मान ही प्राप्त होता है। इसलिए 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 यह बताना मुमकिन नहीं होता है कि C यानी परिधि C या व्यास D एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए बताना मुमकिन नहीं है कि परिधि C या व्यास D एक अपरिमेय संख्या है। तो यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का हल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या रेखा पर कणी में 9.3 को निरूपित कीजिए। आइए करते हैं इसको संख्या रेखा पर निरूपित। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ए बिंदु को देंगे और ए बिंदु से हम
9.3 मीटर आइए क्वेश्चन, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि संख्या रेखा पर करनी में 9.3 को निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे। इस रेखाखंड का नाम हम दे देंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इस रेखाखंड का नाम हम दे देते ए और बी। ए बी नाम का एक रेखाखंड हमने खींच लिया, और खींचने के बाद क्या किया, इस बी बिंदु से 1 सेंटीमीटर और अधिक इस रेखा को हम बढ़ा लेंगे, संख्या रेखा को बढ़ा लेंगे 1 सेंटीमीटर। इसकी जो दूरी है, ए और बी रेखाखंड की दूरी जो है वो 9.3 रहेगी, 3 हो जाएगी। और 1 सेंटीमीटर, बी से 1 सेंटीमीटर आगे हम इस रेखाखंड को बढ़ाएंगे, और इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे सी। अब हम क्या करेंगे, पटरीय प्रकार की सहायता से ए और सी के बीच की दूरी हम निकालेंगे। पटरीय प्रकार आपके पास हो गई, या फीट से या स्केल से हम माप के क्या कर सकते हैं, इसको आधा कर देंगे, मध्य बिंदु इसका निकाल लेंगे, जिसका नाम हम दे देंगे ओ। इस मध्य बिंदु का नाम हम दे देंगे ओ। और या तो ए ओ को त्रिज्या मानकर, यानी ओ को केंद्र मानकर, और ओ ए को त्रिज्या मानकर, या ओ सी को त्रिज्या मानकर हम क्या कर देंगे, एक अर्धवृत्त खींचेंगे, एक चाप चला देंगे, एक अर्धवृत्त बनाएंगे, जो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। अब हम क्या करेंगे, आगे में ये हमारा अर्धवृत्त बन गया। अर्धवृत्त बनने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से यानी बीसी पर, यानी बी पर हम क्या करेंगे, एक 90 अंश का कोण बनाएंगे, जो इस तरीके से शायद बने। आपके पास स्केल होगा, स्केल से आप माप लीजिए, और माप कर एक इस पे लंब डाल लेंगे, बी पर एक लंब डाल देंगे जो 90 डिग्री का बनेगा। और इस चाप को जहां पे काट रहा है, ये लंब काट रहा है, उस बिंदु का हम कोई नाम दे देंगे, जैसे डी हो। और बीडी की जो लंबाई हो जाएगी, इसके बीच की जो दूरी हो जाएगी, वो होगी हमारी 9.3। इन दोनों के बीच की दूरी होगी 9.3। अब हम क्या करेंगे, आगे में इस रेखाखंड को, इस संख्या रेखा को हम आगे बढ़ाएंगे बी को 0 मान, अगर इसको हम क्या मान लेंगे, अब हम इसको 0 मान लेंगे, और इसके आगे हम संख्या रेखा को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जैसे 1 हो गया, 1 सेंटीमीटर, ये 2 हो जाएगा, एक सेंटीमीटर हो गया ये। उसके बाद से हम क्या करेंगे, आगे में हम इसी तरीके से, ये 2 हो जाएगा हमारा, ये 3 हो जाएगा हमारा, ये 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम आगे बढ़ा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, बी डी को चाप मान के, यानी बी को केंद्र मानकर, और बी डी को एक चाप, बी डी को त्रिज्या मानकर एक चाप चलाएंगे, जो इस तरीके से शायद, जो इस तरीके से कहीं ना कहीं इस तरीके से आगे बढ़ेगा। जिस पॉइंट पे इस रेखाखंड को ये छू रहा है, टच कर रहा है, और बी और इसका कोई हम नाम दे देंगे, जैसे ई बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है इस संख्या रेखा को। तो बीडी, यही जो हमारी जो दूरी होगी, बी और ई बीच की दूरी जो होगी, ये जो पॉइंट होगा वो किसको दर्शाएगा, अंडर रूट 9.3। ये जो पॉइंट है बी डी को हमने क्या किया, त्रिज्या मानकर एक जो चाप चलाएंगे, जो इस संख्या रेखा को यानी ई बिंदु पर टच कर रहा है। यही ई बिंदु क्या करेगा, संख्या कणी में 9.3 को क्या करेगा, ये दर्शाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर कणी में 9.3 को निरूपित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे में एक और क्वेश्चन बचा है, उसको भी कर लेते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और इस प्रश्नावली का 1.5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो हम परिमेयकरण करेंगे इनका। हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कैसे करते हैं, हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, अंडर जो हर में होता है उसी से ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं,
गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब हमारा क्या आ जाएगा, 1 का यानी 1 का अंडर कड़ी में 7 से गुणा करेंगे तो हमारा कड़ी में 7 ही आएगा, और कड़ी 7 गुणे कड़ी 7 करेंगे तो कड़ी से कड़ी खत्म हो जाता है। हम इसमें से 1 को रख देते हैं, इस 7 को। ये हमारा आंसर हो गया। इसको हल करते हैं, इसका भी परिमीकरण करेंगे तो इसके विपरीत चिन्ह से, ये यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे डबल है, तो इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। √7 प्लस √6 अपान √7 प्लस √6। अब हम क्या करेंगे, आगे में देखेंगे 1 का गुणा करेंगे कड़ी में 7 प्लस कड़ी 6 से 6 में, तो सेम रहेगा कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6 पूरे का बटा। ये देखेंगे एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी इस रूप का है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम ये हमारा सौ संख्या होती है, एक फार्मूला होता है, एक कोष्टक में प्लस बी दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो हम करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के रूप में कड़ी में 7 है तो कड़ी 7 का हम स्क्वायर कर देंगे, और b के रूप में है माइनस b के रूप में है कड़ी में 6, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर। इनका तो कुछ ये जुड़ेगा नहीं आपस में, ये अलग अलग है, तो कड़ी में 7 और प्लस कड़ी में 6 बटा कड़ी में 7 का वर्ग करेंगे तो 7 हो जाएगा, और माइनस कड़ी में 6 का वर्ग करेंगे तो 6 हो जाएगा, 7 में 6 हो जाएगा, बचेगा आपका कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6 और बटा क्या हो जाएगा 1। एक लिख सकते हैं या एक नहीं भी लिख सकते हैं डायरेक्ट हम, या हम कर सकते हैं कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा, इसका परिमेय करेंगे इसके विपरीत चिन्ह से √5 माइनस √2 यानी कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 बटे कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2। इसके ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, विपरीत चिन्हों से गुणा कर देते हैं। अब हम 1 से गुणा करेंगे इसमें, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इतना ही रहेगा, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2। ये भी सेम वैसे एक कोष्टक में प्लस दूसरे कोष्टक में माइनस a का वर्ग यानी कड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर बराबर। ये ऊपर वाला सेम रहेगा, कड़ी 5 माइनस कड़ी में 2 पूरे का बटा, कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, माइनस कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे 2 होगा, और ये हो जाएगा आपका कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2, अब बट्टे 5 में से 2 गया कितना बचा 3। ये आपका रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। 1 अपान क्वेश्चन नंबर 4 कड़ी में 7 माइनस 2, कड़ी में 7 माइनस 2, हाँ। अब इसका परिमेय करेंगे हरों का, तो हम ऊपर नीचे लिख देंगे कड़ी में 7 प्लस 2 बटा कड़ी में 7 प्लस 2। अब इसको हल करेंगे, 1 का गुणा करेंगे सेम रहेगा कड़ी में 7 प्लस 2 बटा, सेम वैसे एक क्वेश्चन में प्लस दूसरे क्वेश्चन में माइनस, क्या कर सकते हैं कड़ी में 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर। ये सेम रहेगा ऊपर कड़ी में 7 प्लस 2, अब पूरे का बटा कड़ी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 बराबर लिख सकते हैं कड़ी में 7 प्लस 2 बटा 7 में से 4 गया 3। ये रहा।